सत्ताधारी के बीच में जनता का फैसला किसी भी सामान्य व्यक्ति को उस बुलंदी तक पहुंचा सकता है जिसको सपने में भी किसी ने सोचा ना हो। किसी मशहूर कवि की लाइनें हैं, यूं तो महफूज होता है हूं मैं जिंदा रहने के लिए, एहसास बिसारत की मिसाल कुछ ऊंची होनी चाहिए। पथ का राही हूं या पथ का पत्थर, निराधार कोई सरकार होनी चाहिए, कोई सरकार होनी चाहिए। नमस्कार, मैं नितिन अग्निहोत्री हूँ और आप मेरे साथ आज परिचर्चा में शामिल हो चुके हैं द इमरजेंसी। एक ऐसी इमरजेंसी, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो सत्ता के गलियारों से चिंगारी छोड़ता हुआ, एक ऐसा आग का गोला जो देश को एक नई उपलब्धियों तक भी पहुंचाया और एक नई आयाम में अपने आप में एक इमरजेंसी के रूप में काला धब्बा भी लगा। क्या था एक उस प्रधानमंत्री के अंदर, कैसे इस पृष्ठभूमि की तैयारी करी गई, कैसे वह प्रधानमंत्री बना, कैसे उसने अपनी नई उपलब्धियों से एक नए देश का सृजन किया, कैसे एक नया भारत और एक ऐसी इमरजेंसी, एक ऐसा काला अध्याय उसके साथ जुड़ा। हम बात कर रहे हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री भारत की। आज हम एक चर्चा में आएंगे आपके साथ और इस चर्चा को हम एक नए सिरे से बात कर रहे हैं। नेशनल इमरजेंसी जो आपके सामने है, नेशनल इमरजेंसी जब भारत में लगी तब वो दौर था। क्या इस दौर में इमरजेंसी कार्यकाल 1971 से 76 तक क्यों लगाना पड़ा इंदिरा गांधी को? क्या इंदिरा गांधी सच में एक ऐसी महिला हो चुकी थी जो संविधान के कानून से, संविधान की हर एक इबारत की ईंटों से, संसद के गलियारे से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सब उन्हीं के हाथ में आ चुका था? क्या उस काले कानून को लेकर, उस काली रात को लेकर जिसमें भारत की एक दमनकारी नीति इंदिरा खुद लेकर चल पड़ी थी, क्या था इंदिरा के साथ? क्यों इंदिरा को इमरजेंसी लगानी पड़ी? ये सारी चर्चाएं हम शुरू करेंगे आज अपनी परिचर्चा में। इंदिरा गांधी, इमरजेंसी का कार्यकाल था और इमरजेंसी का कार्यकाल एक ऐसा कार्यकाल था जिसमें किसी भी नेता को छोड़ा नहीं गया, बख्शा नहीं गया। यहां तक कि टीवी, रेडियो, सूचना प्रसारण हमारे देश में जो एक ऐसी जनता तक का सीधा माध्यम था, उन सबको ताले डाल दिए गए, सभी जगहों पर ताले पड़ गए। संसद में कोई भी ऐसा विपक्ष का नेता नहीं बचा जिसने एक बात उठाने, जनता की बात उठाने के लिए वह काबिज रहा हो। जेल से लेकर, संसद से लेकर जेल तक का सफर सभी ने तय कर लिया। क्या ये इंदिरा का कार्यकाल था? क्या ये काले पन्नों की तरीके, काले इतिहास को बयां करेगा? वर्ष था 1971। 1971 से लेकर 1976 तक ये देश एक ऐसी काली आंधी देख रहा था जहां पर सभी को अपनी जनमत संग्रह, जिसे कहते हैं कि आज जनता का एक सीधा सरोकार जो जनता चुनकर भेज रही अपने नुमाइंदों को, आज वही नुमाइंदे एक जेल में थे। ये वो रातें थीं जिसमें बड़े से बड़े नेता, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में एक बात कही जाए तो आजादी उनको इसलिए सबको दी गई थी कि सभी समानता का व्यवहार देखें, लेकिन उनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी ने सभी दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल करते हुए उन सभी आवाजों को दबाने की कोशिश करी। क्यों ऐसा हुआ? इसके विषय की शुरुआत 1971 में होती है जब इमरजेंसी चली, लेकिन उसके पहले जब 1966 में ये एक ऐसी लड़की, एक ऐसी महिला जो देश में एक ऐसी सत्ताधारी बनने जा रही थी जिसका पर्याय एक गूंगी गुड़िया के नाम से लिया गया। 1966 में जब हमारे प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री शास्त्री जी की मृत्यु हो गई तो इसके बाद वह एक प्रधानमंत्री के रूप में आई, श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी और धीरे से एक बात और आती है जो हमारे कानों में गूंजती है। क्या इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में उस वक्त क्या सशक्त थी? क्या उसमें उनमें काबिलियत थी? ये सारी बातें
हम एक परिचर्चा के दौरान आज चर्चा करेंगे। इंदिरा गांधी 1966 में जब शास्त्री जी नहीं रहे, लेकिन 1967 में चुनाव हुआ। 1966 के बाद जब भारत में 1967 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस बड़ी कमजोर रूप से जीती और इंदिरा ने 1967 से लेकर 1969 तक कांग्रेस को खींचा और कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। 1972 तक सरकार जैसे तैसे खींची, लेकिन इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने इंदिरा को गूंगी गुड़िया तक करार दिया। मोरारजी देसाई और राम मनोहर लोहिया ने तो कहा कि इंदिरा एक गूंगी गुड़िया है। मोरारजी देसाई और राम मनोहर लोहिया एक ऐसे नेता थे जो उस समय के तत्कालीन कांग्रेस सरकार के एक सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद और शास्त्री जी के बाद इनके कद की तुलना करना एक सूर्य के समान हो रही थी, क्योंकि अब ये राजनीति की धुरी थे। उस समय एक नौजवान महिला भारत के प्रधानमंत्री के रूप में थी। ये एक इत्तेफाक हो सकता है, कई लेखकों का कहना भी है कि इंदिरा गांधी एक ऐसी नेता थी जिनको बनाने का सबसे ज्यादा श्रेय मोरारजी देसाई को जाता है। मोरारजी देसाई जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सबसे खास सिपह सालार के रूप में गिने गए, लेकिन मोरारजी देसाई ने इंदिरा के नाम की मोहर लगाई। 1966 में जैसे ही शास्त्री जी नहीं रहे, मोरारजी देसाई ने इस नाम पर मोहर लगाई और इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन कई लेखकों का कहना होता है कि इंदिरा गांधी एक ऐसी नेता थी, इंदिरा गांधी को इसलिए बनाया गया कि मोरारजी देसाई ये देखना चाहते थे और ये जनता तक आवाज पहुंचाना चाहते थे कि जो प्रधानमंत्री अब है वह कमजोर प्रधानमंत्री है, क्योंकि देसाई जी भी चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने। ऐसे कई मतों पर है, कोई रिटर्न में इस चीज का उल्लेख नहीं किया गया है। कई किताबों में इस राइटरों ने अपनी अपनी भाषाओं में अपनी अपनी बौद्धिकता से जो लिखा है कि मोरारजी देसाई की भी महत्वाकांक्षा थी। महत्वाकांक्षा सभी की हो सकती है, महत्वाकांक्षा एक ऐसी चीज है जो सभी के अंदर शामिल होती है। लेकिन जब इंदिरा गांधी 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो किसी को ये नहीं पता था कि यही एक गूंगी गुड़िया कल की एक रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी की तरीके लड़ेगी, और इसने वही कर दिखाया। जयप्रकाश नारायण 1971 से 1976 के बीच में जब 10 अगस्त था, 24वें संशोधन से लेकर 39वें संशोधन हुए। 1971 से लेके और 1976 तक लगभग अब 24वें संशोधन से लेकर 39वां संशोधन हुआ। इतने सारे संशोधन इंदिरा गांधी को करने क्यों पड़े? इसका एक कारण था, इंदिरा को 3 बार डिफीट मिली, हार मिली। ये वो इंदिरा थी जो इंदिरा प्रियदर्शनी, ये अब वो इंदिरा थी जिसको अपनी सारी चीजों पर, अपनी बात पर, अपने देश के चलाने के संविधान पर उसका अपना एक सरोकार होना चाहिए। इस सरोकार को पूरा करने के लिए इंदिरा गांधी ने अब सबसे पहला रास्ता इख्तियार किया था। 1971 में जब सरकार का अल्पकालीन सरकार चली गई, अल्पकालीन सरकार में अब इंदिरा गांधी को उस समय तक, मैं अगर ये बात कहूं कि 1969 में 1968 से लेकर 1968 में अगर इंदिरा गांधी एक प्रधानमंत्री के रूप में, एक 66 में तो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था, लेकिन इंदिरा को सारे फैसले अपने स्वयं को लेकर नहीं ले सकती थी। इंदिरा गांधी को फैसले लेने के लिए मोरारजी देसाई और निजलिंगप्पा, बड़े बड़े नेताओं से विचार विमर्श करना पड़ता था। एक स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए इंदिरा जी के पास अपना कोई एक आइडियोलॉजी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब देश की भागदौड़ इंदिरा ने समझी तो 1966 में के बाद से 1969 तक इंदिरा गांधी को यह समझ में आने लगा कि अब इस तरह से सरकारें नहीं चलाई जा सकती जिस तरह से सरकारें चलती आई थी। हमारे देश में उस समय तीसरी और चौथी लोकसभा का चुनाव, तीसरी लोकसभा थी और चौथी लोकसभा का चुनाव सिर पर खड़ा हो चुका था। इंदिरा गांधी ये समझ चुकी थी कि अब इस तरह से सरकार को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
1967 में इंदिरा गांधी कई जगहों पर गैर कांग्रेसी सरकारें बनने लगी भारत में। कई गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, कई राज्यों में बनी, लेकिन उसी समय इंदिरा के कई मतभेद सामने आ गए। पहला मतभेद था राष्ट्रपति को लेकर। इंदिरा ये जानती थी कि यदि अगर उनके कोई फैसलों पर निर्विरोध मुहर लगेगी तो वो राष्ट्रपति उन्हीं के हिसाब का होना चाहिए। इसलिए इंदिरा गांधी ने सबसे पहले आपके जो नीलम संजीव रेड्डी हैं, उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार से नीलम संजीव रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया राष्ट्रपति का। नीलम संजीव रेड्डी उम्मीदवार बने, लेकिन इंदिरा ये जानती थी अगर रेड्डी जी बनेंगे तो ये उस क्षेत्र के नेता होंगे, उस चीजों पर सबसे ज्यादा अमलीकरण करेंगे जिसका विरोध निजलिंगप्पा, मोरारजी देसाई और काफी बड़े बड़े नेता करते आए हैं। इवन दैट जयप्रकाश नारायण भी उस समय विरोध करते थे कि इस तरह से शासन काल को इस तरह से सबसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इंदिरा सबसे पहले ये चाहती थी कि राष्ट्रपति उनके हिसाब का हो। तो नीलम संजीव रेड्डी का नाम जब कांग्रेस ने अपनी तरफ से प्रस्तावित किया तो विरोध में इंदिरा गांधी ने तुरंत ही अपने विरोधी दल, जिनके साथ उन्होंने 1967 में जब कांग्रेसी चुनाव हुए, 1967 में चुनाव हुए और इसके बाद आपके चुनाव 1972 में होने थे, लेकिन 1967 से लेकर 1969 तक के बीच में काफी उठापटक होने लगी और 1969 में जाकर जब राष्ट्रपति का चुनाव होना था तो उन्होंने सबसे पहले अपनी गैर कांग्रेसी सरकार के रूप में कांग्रेस सरकार के रूप में नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनाने का उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन इंदिरा गांधी चाहती थी कि वीवी गिरी बने राष्ट्रपति। तो ये विरोधी दल के नेता थे, विरोधी के रूप में इनको वीवी गिरी साहब को इंदिरा गांधी चाहती थी कि गैर कांग्रेसी सभी छोटे दलों को लेकर वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाया जाए। लेकिन अब जैसे ही वीवी गिरी के नाम की घोषणा इंदिरा गांधी ने अपनी तरफ से करी कि वीवी गिरी को राष्ट्रपति के लिए उनका समर्थन जाता है, वैसे ही दिग्गज सबसे बड़े बड़े नेता जिन्होंने इंदिरा का समर्थन किया था प्रधानमंत्री बनते समय, वो इंदिरा के विरोध में आ गए और वो अब तारीख आ चुकी थी जिसमें इंदिरा को अपने सबसे बड़े फैसले लेने थे और वो तारीख थी 12 नवंबर 1969 की। इंदिरा गांधी अपने आवास पर थी सुबह और उनको एक लेटर दिया गया अध्यक्ष के रूप में कि इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया गया है। इंदिरा तुरंत समझ गई थी, ये बात वो जानती थी कि अगर पार्टी के विरोध में जाते हुए नीलम संजीव रेड्डी को उनको समर्थन नहीं दिया है और वीवी गिरी को बनाया है तो इंदिरा जानती थी कि अब सरकार में उनके कार्यकाल के कुछ चंद दिन बचे हैं। इंदिरा गांधी ने तुरंत ही अपने सबसे पुराने और सबसे कद्दावर पार्टियों को बुलाया, जिसमें अन्ना द्रमुक की पार्टी थी, अन्य छोटे दल थे और कम्युनिस्टों के साथ मिलकर सरकार तो बचा ली, लेकिन अब इस सरकार पे बहुत दबाव था। अब इंदिरा और भी दबाव में आ गई थी क्योंकि वर्ष 1969 और 1970 के बीच में काफी उठापटक होने लगी थी क्योंकि चुनाव के अभी 2 साल बाकी थे। 1972 में जो लोकसभा चुनाव होने थे वो इंदिरा गांधी को ये समझ में आ गया था कि अब इन चुनाव के बीच में हमें अब कुछ बड़ा करना है ताकि सरकार भी बचाई जा सके और सरकार के काम को भी निरंकुशता के रूप में चलाया जा सके, सरकार के ऊपर कोई हस्तक्षेप ना हो, किसी भी तरह के कोई दबाव ना हो। तो इंदिरा गांधी ने 1969 के बीच में 1969 से लेके 1971-70 तक, मैं कहूंगा 70 तक सरकार को जैसे तैसे घसीटा और 70 में के ही साल में 1970 में ही अक्टूबर और नवंबर के बीच में इंदिरा गांधी ने यह डिसाइड कर लिया कि अब ज्यादा दिन तक ये सरकार नहीं रह सकती। शीतकालीन सत्र जो हमारे संसद में चल रहा था, शीतकालीन सत्र 1969 और 1970 का समय था और 1970 के समय में जब अक्टूबर नवंबर के महीने के बाद ही दिसंबर का महीना आते आते इंदिरा गांधी को यह डिसाइड कर लिया गया था कि अब इंदिरा गांधी निकाय चुनाव करा देंगी। अब इंदिरा गांधी को चुनाव कराने की आवश्यकता पड़ गई थी और तुरंत ही इंदिरा गांधी ने अपने जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उन्होंने बनाया था वीवी गिरी साहब को अपने पार्लियामेंट से निकली। पार्लियामेंट से जब वो निकली, सफदरजंग से जब वो निकल रही थी तो उनके सबसे खास सिपह सालार उनके सचिव थे मेनन साहब को उन्होंने बोला था ये बात कि कई राइटर्स, कई लेखकों में, कई किताबों में ये पढ़ने में आता है कि वीवी गिरी साहब उस समय राष्ट्रपति के बरामदे में
टहल रहे थे और वर्ष 1971 लग चुका था, शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया था। उन्होंने तुरंत ही, इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी साहब से प्रस्ताव रखा कि अब सरकार लोकसभा को भंग कर दिया जाए। और जैसे ही 1971 का काल आया, 1971 में फरवरी और मार्च में, फेब में और मार्च के दरमियान में तुरंत ही सरकार ने अपनी लोकसभा को भंग करते हुए फरवरी और मार्च में चुनाव की घोषणा कर दी और यहीं से आपातकाल लग गया। अब इंदिरा को यह समझ में आ गया था कि अब देश में इस तरह से काम जो चलना है वो ऐसे सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि 1969 के आसपास जब इंदिरा गांधी को 12 नवंबर के समय जब इंदिरा को निकाला गया था, तो इंदिरा ने छोटे दलों के साथ तो मिलकर सरकार बना ली थी, लेकिन ये सरकार नाकाफी हो रही थी, क्योंकि इस पर इंदिरा की सरकार पर काफी दबाव था, क्योंकि सरकार चलाना है तो आपको बहुमत साबित करना ही पड़ेगा। और इंदिरा नहीं चाहती थी कि किसी भी लंगड़े घोड़े पर वो सवार हो, इसलिए इंदिरा गांधी ने सबसे पहले निकाय चुनाव कराए। इंदिरा गांधी ने जैसे ही चुनाव कराते हुए, इंदिरा गांधी अब 1971 में, और इसके जस्ट पहले मैं आपको बताऊं, 1969 से के बाद 1970 में लगभग दिसंबर का महीना था। दिसंबर के महीने में इंदिरा गांधी ने 20 सूत्रीय मांग रख दी। ये 20 सूत्रीय मांगों का मतलब था, इंदिरा ने देश से अपना जनमत मांगा था। उन्होंने कहा था ये 20 सूत्रीय मांगे सरकार पूरी करेगी। ये मैनिफेस्टो पॉलिसीज थी सरकार की, इंदिरा गांधी की। तत्कालीन सरकार को रहते हुए इंदिरा ने विरोधियों को इतना समय ही नहीं दिया कि वह कुछ सोच पाते, और 1971 में दिसंबर के महीने में 1970 में दिसंबर के महीने में 20 सूत्री मांगे करी, और इसमें सबसे बड़ी मांग थी गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा जैसे ही इंदिरा ने दिया, और 71 में जब चुनाव हुए, तो 71 में जब चुनाव हुए हैं, तो आप ये समझिए कि 71 के चुनाव में इंदिरा को 352 सीटें मिली। 352 सीटों के साथ इंदिरा प्रचंड बहुमत में अब इस वक्त सरकार में आ चुकी थी। अब इंदिरा के सामने कोई भी बात एक ऐसे साकार सपने के तरीके थी कि अब इंदिरा के सामने कोई भी अड़चन नहीं थी। अब सरकार निर्विरोध 5 साल चल सकती थी। और इसी के बीच में जो विरोधी दल थे जिन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, विरोधी दल में 4 महागठबंधन हुए थे उस समय। पहला गठबंधन था कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि आपके निजलिंगप्पा और मोरारजी देसाई थे। कांग्रेस का गठबंधन कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन थी, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरे नंबर पे आती है निजलिंगप्पा, मोरारजी देसाई और के कामराज की पार्टी थी। चक्रवर्ती राजा गोपालचारी भी थे इसमें थी निजलिंगप्पा की एक क्षेत्रीय पार्टी। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है भारतीय जनसंघ, जिसका निर्माण 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस पार्टी को बनाया। और चौथे नंबर पे आती है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। संयुक्त सोशल पार्टी, ये वही जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी है। जॉर्ज फर्नांडिस रेलवे के एक अच्छे एम्प्लॉय गिने गए, रेलवे के नेता थे, और ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के रूप में इन 4 पार्टियों का गठबंधन हुआ। इन 4 पार्टियों का गठबंधन, और ये चारों पार्टियां मिलकर जब महागठबंधन लिया, तो इन्होंने केवल पूरे भारत में 49 सीटें ही जीती। तो इन सीटों के साथ इंदिरा गांधी 352 एक सबसे ज्यादा बड़े बहुमत के साथ आई। लेकिन ये हम समझना चाहेंगे कि इंदिरा गांधी इस तरीके से क्यों आई, इंदिरा गांधी को क्यों जरूरत पड़ी कि आप सरकार बनाए। इंदिरा गांधी को क्यों निकाला गया? इंदिरा गांधी क्यों चाहती थी कि उनका राष्ट्रपति उनके हिसाब का हो? क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री थी, लेकिन फिर भी वो सरकार चलाने में अब पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहती थी। तो इस विषय पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें ये बात जाननी पड़ेगी कि इंदिरा गांधी को 3 चीजें, पहली प्रिवी पर्स के मामले में इंदिरा को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला था। दूसरा, इंदिरा गांधी को दूसरा झटका मिला था गोरखनाथ के फैसले पर। गोरखनाथ का फैसला, ये एक ऐसा फैसला है, इसके विषय में हम विशेष टॉपिक बनाएंगे। गोरखनाथ का फैसला एक ऐतिहासिक फैसला था, जो आज भी गरीबों की जमीनों को सरकार के हथकंडे से बचाने का काम करती है। और तीसरा था, हमारे देश की 3 फैसले सबसे बड़े आए, और इसके बाद आया राष्ट्रीयकृत जो बैंकें थी,
उनका फैसला, ये राष्ट्रीयकृत बैंक का फैसला था जो सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया था। ये 3 फैसलों से सरकार इंदिरा गांधी को बैकफुट पे ला दिया था। इन्हीं 3 फैसलों से इंदिरा सरकार ने यह तय कर लिया था कि अब वह संपूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर ये सरकार जब तक नहीं बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होगी, तब तक इंदिरा गांधी अब पूर्ण रूप से काबिज नहीं हो सकती देश में। तो ये 3 फैसले थे। प्रिवी पर्स का मामला जैसे कि आपको पता ही है, मैं छोटे संदर्भों में आपको बता देता हूं। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो कई देसी रियासतें थीं। कई देसी रियासतों को अगर भारत सरकार उस समय अधिकृत कर रही थी और एकीकरण, एक सूत्र में भारत को बांधने के लिए प्रिवी पर्स में कई राजाओं को उनको पेंशन और उनको जो भी फंड था वो देने के लिए बाध्य थी और हर महीने उनको दिया जाता था। कुछ को सालाना दिया जाता था, कुछ को महीने दिया जाता था। और गोरखनाथ का फैसला एक ऐसा फैसला था जिसमें सरकार जब चाहे, जिस समय चाहे, सरकार अपने जनहित के लिए, जनहित कार्य के लिए जमीन पट्टे पर या किसी चीज पर ले सकती थी, लेकिन वह उस दाम पर ले सकती थी जिस दाम पर उसका कोई जमीन का मालिकाना अधिकार के रूप में उसको उतना मिले। लेकिन यह फैसला भी इंदिरा गांधी की सरकार के लिए नाकाफी साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसको पलटा और राष्ट्रीयकृत बैंकों का फैसले के लिए जब इंदिरा गांधी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन 1969 में किया, उस समय एक तत्कालीन जिनके शेयर्स थे राष्ट्रीयकृत बैंकों में, वह सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट को यह इस समय मानना पड़ा कि यह फैसला इंदिरा के विरुद्ध में ही है। आइए अब इस विषय पर हम थोड़ा सा और पर चर्चा में डालते हैं नजर कि इंदिरा गांधी जब पूर्ण बहुमत में आ गई, जब इंदिरा को यह समझ में आ गया कि अब इंदिरा गांधी, एक 1971 का चुनाव आ चुका था, इंदिरा गांधी जीत चुकी थी। इंदिरा गांधी के जीतने के बाद ही धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी, इंदिरा गांधी एक पूर्ण बहुमत में थी। लेकिन इमरजेंसी लगाने का क्या फैसला था, इसकी पीछे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कारण थे। अब तक हम राष्ट्रीय कारणों को समझ रहे थे, अब अंतर्राष्ट्रीय कारणों को समझते हैं। इंदिरा गांधी के सामने सबसे बड़ा फैसला 1971 में आया सामने। इंदिरा गांधी सरकार तो बना ले गई, लेकिन इंदिरा गांधी को कई चुनौतियों का सामना करना था। एक, संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले थे इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। अब इस फैसलों को तभी बदला जा सकता था जब इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत में हो और संसद से उस परिचर्चा के दौरान इन सब चीजों को एक कानून के रूप में व्यवस्थित किया जाए। और दूसरा सबसे बड़ा मामला था बांग्लादेश का। 1971 में बांग्लादेश का सबसे बड़ा, जिसे आज आप बांग्लादेश बोल रहे हैं, ये उस समय का पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। अब ये मामला पूर्वी पाकिस्तान, ये मामला 1971 में इंदिरा के पास आया। स्थिति ये थी कि इंदिरा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रूप से अब मजबूती के साथ खड़े होना चाहती थी। क्यों ऐसा हुआ जो इंदिरा को इमरजेंसी लगानी पड़े? इमरजेंसी भारत में लगी, इसका एक स्थायी कारण, ऐसा कई लेखकों का मानना है कि बांग्लादेश बनाने के बाद भी इंदिरा को इस बात का भय सताने लगा था कि अब उनकी सत्ता नहीं चलेगी। पर ऐसा क्या हुआ था? इसी विषय पर हम आज परिचर्चा में फिर से एक बात कर रहे हैं आपसे। बांग्लादेश बनाने की पृष्ठभूमि हमारी इमरजेंसी से जुड़ी हुई है। पश्चिमी पाकिस्तान, मैं आपको एक बात पहले से क्लियर कर दूं, पश्चिमी पाकिस्तान या किसी देश का पश्चिमी पाक और पूर्वी पाक, मैं आपको बताना चाहूंगा, पश्चिमी पाकिस्तान किसी भी देश का निर्माण, किसी भी देश का बनना या किसी भी देश की सांस्कृतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भाषा पर आधारित नहीं हो सकती। यदि वह भाषा आधारित देश है तो आप इस बात को समर्थित मान लीजिए कि वह देश एक अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था का कोई बहुत बड़ा स्थायित्व तो नहीं बना सकता। लेकिन पाकिस्तान जब हमारे देश में 1947 से जब हमारे देश से अलग हुआ, हमारी भौगोलिक स्थिति से अलग हुआ, तो यह देश की सबसे बड़ी भूमिका भी रहती है। मैं इस बात को मानता हूं कि इस देश की सबसे बड़ी भूमिका, सबसे बड़ा गलत कारण यही रहता है कि इंदिरा कभी भी किसी देश को भाषा के आधार पर नहीं बांटा जा सकता, और भाषा के आधार पर बने देश ज्यादा समय तक अपने अस्तित्व को बचाने में नाकाफी होते हैं, जैसा कि आज आकल आप पाकिस्तान को देख रहे हैं।
लेकिन ये भाषा के आधार पर था। 1971 में पाकिस्तान की जो प्रमुख भाषाएं थी, जब पश्चिमी पाकिस्तान जो आप देखते हो पश्चिमी पाक, इसकी प्रमुख भाषाएं थी सिंध, सिंधी, पंजाबी, ये प्रमुख भाषाओं के रूप में था और इसमें उर्दू शामिल थी। जो आप पंजाबी और सिंधी और पंजाबी का जो एक समामेलन है, अपडेट भाषा, वैसे उर्दू अपने आप में एक भाषा है, लेकिन सिंधी और पंजाबी को के तौर तरीकों को मिलाती हुई एक उर्दू भाषा, उस बोले जाने की सामान्य भाषा की बात कर रहा हूं। और इधर पूर्वी पाकिस्तान की जो भाषा थी वो बंगाली थी, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाक की भाषा बंगाली थी। और पश्चिमी पाकिस्तान, आपको जानकर हैरानी होगी, 1970, मैं आपको ये बात बोलूं, 1970 में पहली बार, आजाद होने के बाद 1970 में पहली बार पाक में चुनाव हुए थे। उसके पहले चुनाव ही नहीं हुए थे, क्योंकि जिन्ना 1948 में नहीं रहे। जिन्ना 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। 1948 में जब जिन्ना की मृत्यु हो गई तो उस समय कोई भी ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही थी जिसमें पाकिस्तान का चुनाव कराया जा सके, क्योंकि वहां के तानाशाह याया खान थे और उन्हीं के संरक्षण में 1948 से लेके 22 साल, एक 22 इयर्स लग गए पाकिस्तान को चुनाव कराने के लिए। 22 साल के बाद पाकिस्तान में एक सामान्य रूप से चुनाव हुए, लेकिन ये चुनाव नाकाफी साबित हुए, क्योंकि याया खान ये नहीं चाहते थे कि किसी भी स्तर पर पश्चिमी पाकिस्तान की जो मूलचुक भाषा है, जो सामान्य रूप से बोली जाने वाली उर्दू भाषा, इसे पूर्वी पाकिस्तान के लोग मानते थे कि ये बंगाली भाषा के आधार पर, बंगाली रीति रिवाजों के आधार पर उनके नेता या कहीं के पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का जनमत हो, क्योंकि वहां की जनता पश्चिमी पाकिस्तान उर्दू को तरजीह दे रही थी और वो लोग इन्हें मुहाजिर के रूप में और यहाँ के लोग उन्हें मुहाजिर के रूप में काउंट कर रहे थे, ताकि ये देश में उनके यहाँ इस वजह से सबसे बड़ा मामला उनकी भाषाओं के स्तर पर टिका हुआ था। और इस भाषा के रूप में 22 साल तक चुनाव नहीं हो पाए और इस 22 साल तक केवल वहां तानाशाही शासन चला आजादी के बाद। लेकिन 1971 में जब पाकिस्तान में पहली बार आम चुनाव हुए तो पाकिस्तान के जो आप सामान्य रूप से नेता थे, पीपुल्स पार्टी के नेता जुल्फकार भुट्टो, पीपुल्स नेता जुल्फकार भुट्टो थे। और जुल्फकार भुट्टो ये नहीं चाहते थे कि कोई और नेता बने, क्योंकि याया खान और जुल्फकार भुट्टो के बीच में, जुल्फिकार भुट्टो के बीच में, जुल्फिकार और एंड याया खान के रूप में, याया खान के बीच में एक समझौता था कि आप पीएम बन जाइए, आप पीएम बन जाइए, पर सेना की कमांडिंग पावर, सेना की, ये याया खान के पास रहेगी। आप राजनीति संभालिए, हम लॉ एंड ऑर्डर संभाल लेंगे। लेकिन इस बात को आप पूर्वी पाकिस्तान इस बात को स्वीकार करने को राजी नहीं था, क्योंकि उस समय पूर्वी पाकिस्तान में 162 सीटें थी और टोटल पाकिस्तान में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में 300 सीटें थी। 300 सीटें टोटल पाकिस्तान में थी, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाक में टोटल सीटें 300 थी और पूर्वी पाकिस्तान में 162 थी और 300 और 162, तो टोटल सीटें 300 थी। जुल्फकार अली भुट्टो, मैं आपको बताता हूं, जुल्फकार अली भुट्टो जो थे वो आपके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, लंदन। काफी पढ़े लिखे नेता थे और इन्होंने, जुल्फकार भुट्टो ने जो वादा किया था रोटी कपड़ा और मकान का। और उधर पूर्वी पाकिस्तान जिसे आज आप बांग्लादेश कहते हैं, उस समय
शेख मुजीब नाम का एक नेता था, जिसे पूरे पूर्वी पाकिस्तान में 99% उसे समर्थन प्राप्त था, 99% समर्थन प्राप्त था। और जब कुल सीटों का में इन्होंने 160 सीटें पाकिस्तान में जब चुनाव हुए, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को मिलाकर चुनाव हुए, तो 160 सीटें, 300 में 160 सीटें ये आपके शेख मुजीबुर रहमान जीत गए। और याया खान ने शेख मुजीबुर रहमान को, देखिए तानाशाह तो थे ही, वो तानाशाही उनके पास थी। 1970 में पहली बार चुनाव हो रहे थे, लेकिन याया खान ने क्या किया, याया खान ने बुलाया, असेंबली में ही नहीं बुलाया उनको, और असेंबली मीटिंग नहीं बुलाई, और जुल्फिकार भुट्टो को, जो पाकिस्तान के पूर्व पश्चिमी पाकिस्तान के जो नेता थे जिनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उनको इन्होंने पीएम बना दिया। अब यहां पर सबसे बड़ी स्थिति खड़ी हो गई। अब इतनी ज्यादा विविधता शुरू हो गई कि आप इस बात को मान नहीं सकते कि पूर्वी पाकिस्तान ने तो ये स्वीकार ही नहीं किया कि जुल्फिकार हमारे पीएम है। और 6 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करा। मुजीबुर रहमान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। अब यह आंदोलन इतना ज्यादा बढ़ चुका था, इतना विस्तृत रूप में था कि पूर्वी पाकिस्तान में सेना लगानी पड़ रही थी। याया खान किसी भी स्तर से दमन करना चाहते थे, इस आंदोलन को बिल्कुल खत्म करना चाहते थे, और आंदोलन की घोषणा कर दी। पूर्वी पाकिस्तान का समर्थन आ ही गया था। शेख ने तुरंत ही ये आप समझिए कि 6 मार्च के बाद लगभग 8 या 9 तारीख, 2 दिन बाद 8 तारीख को इन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि पाकिस्तान अब पश्चिमी पाकिस्तान के साथ हम नहीं है, हम अलग देश हो गए हैं। ये बात नागवार गुजर रही थी। इस बात के लिए आप बात मत समझे, इस बात के लिए रजाकार संगठन जो मुस्लिम समुदाय जो अपने देश में अपने लोगों के लिए देश की हिंसा करते हैं, रजाकार संगठन, ये एक ऐसा संगठन है जो रजाकार संगठन को अगर हम बात कहें तो ये ओपन उसमें पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को मारते थे, जान से मार देते थे। पश्चिमी पाकिस्तान में रजाकार संगठन का किया गया, और इसके बाद उनको पूर्वी पाकिस्तान में यह पूरी तरीके से घोषणा कर दी गई कि जो जैसा मिले, अगर वो समर्थन नहीं कर रहा है तो उसको मार दिया जाए, उसकी हत्या होने लगी। इसके तुरंत ही बाद याया खान ने पूर्वी पाकिस्तान में भेजा, और 25 मार्च 1971 को अपनी सेना को आदेश दिया कि आंदोलनकारियों को कुचल दिया जाए, और वहां हिंदू और बंगाली भी मारे गए, और वो भारत आने लगे। इतना ज्यादा दमनकारी हो गया था कि वहां पर हिंदू और बंगाली को बिल्कुल इस तरह से मार रहे थे कि वो पूछते थे, बंगाली और हिंदू, और शूट आउट हो रहा था। ये इतना डरे हुए थे कि ये मेघालय के रास्ते त्रिपुरा आने लगे, त्रिपुरा आने लगे। अब भारत इस समय अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं से भी, नई सरकार बनी थी, बड़ी परेशानी होने लगी। इंदिरा गांधी पर दबाव भी था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में एक संगठन बनाया गया था। ऐसा रिटर्न में नहीं आता है, लेकिन हाँ, ये बात कई जगहों पर देखी गई है और समझी गई है कि इंदिरा गांधी ने एक संगठन बनाया, जिसमें इस संगठन को मुक्ति वाहिनी भारत की सहायता की लड़ाई लड़ेंगे। इनमें से जो ये लोग हिंदू और बंगाली आ रहे थे, इनको भारत ने एक संगठन बनाया, मुक्ति वाहिनी। आपने नाम सुना होगा, मुक्ति वाहिनी संगठन बनाया। मुक्ति वाहिनी संगठन बनाने के बाद तुरंत ही इंदिरा गांधी ने उनकी लड़ाई लड़ने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया, लेकिन भारत पर दबाव था, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था भी उस समय इतनी सुदृढ़ नहीं थी जितनी आज है। और इसी सहायता के लिए अमेरिका के लिए पाकिस्तान सपोर्ट में आ गया। अमेरिका पाक
के सपोर्ट में आ गया, पाकिस्तान के, पश्चिमी पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गया। अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर ने, जो निक्सन इंदिरा से नफरत भी करते थे, जो उनके सलाहकार थे निक्सन, वो इंदिरा से नफरत करते थे, और चीन से 1962 में के बाद युद्ध के बाद पाकिस्तान को अच्छा सहयोग मिल गया था। जो भारत के साथ 1962 में युद्ध हुआ था, उसमें चीन भी विरोध में था, चीन भी विरोध में था, और इंदिरा गांधी के भी पूर्ण रूप में सरकार भारत के ही विरोध में था। और इधर निक्सन साहब जो थे, निक्सन भी जो अमेरिका के सलाहकार के, राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में थे, वो इंदिरा को पसंद नहीं करते थे, इंदिरा के धुर विरोधी थे। और इधर चीन भी भारत के विरोध में खड़ा हो गया। अब इंदिरा गांधी को ये समझ में आने लगा कि इस तरह से तो बहुत ज्यादा इंटरनल और एक्सटर्नल हम दोनों तरह से खतरे में हैं। तो इंदिरा गांधी ने तुरंत ही एक चीन के चेयरमैन थे माओ, उन्होंने शासन संभाला था। चीन के चेयरमैन माओ ने वहां पर शासन संभाला था। और शासन संभालते ही आप ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री उस समय हमारे यहाँ जब 1949 में माओ का शासन आया, चीन आजाद हुआ 1949 के दरमियान में, तो चीन ने सीधे सीधे हमारे देश के उस समय तत्कालीन पंडित नेहरू ने चीन के माओ के लिए, चीन में माओ की सरकार आई, यानी मार्क्सवादी सरकार थी ये। सबसे पहला पंडित नेहरू ने धन्यवाद लेटर दिया, उन्होंने तुरंत ही फोन पर वार्ता करके धन्यवाद दिया उनको, और सबसे पहली बधाई दी थी। लेकिन जब 1962 की लड़ाई हुई है, तो सबसे ज्यादा जब धक्का लगा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा। और जवाहरलाल नेहरू को लगने के बाद ही इतना ज्यादा था कि वहाँ जो उनके वहाँ के प्रीमियर थे, कहलाजिए चाउ एन लाई थे, वहाँ के जो प्रीमियर थे, एक्चुअली हमारे यहाँ जो पीएम होते हैं वहाँ के प्रीमियर कहे जाते हैं, उनकी भाषा में प्रीमियर। वहाँ के प्रीमियर थे चेन लाऊ जब थे, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जैसे ही संभाला, उन्होंने कहा इन दोनों की मृत्यु 1971 में ही हुई। जो दोनों पाकिस्तान से विशेष रूप में झुके हुए थे, उस समय पाकिस्तान को भी चिट्ठी लिखी थी कि विश्वास दिखाया गया है, अगर हम आप पर विश्वास दिखाते हैं, अगर आपकी संप्रभुता को खतरा होता है तो हम आपके साथ खड़े हैं। यही बात पाकिस्तान के अखबारों में प्रकाशित हुई थी। 25 मार्च से लेकर 7 से 8 माह तक मुक्ति वाहिनी को इंदिरा गांधी ने कुशल ट्रेनिंग दी। मतलब 7 से 8 माह तक इंदिरा गांधी ने कुशल ट्रेनिंग दी। इंदिरा गांधी ने तुरंत ही तत्कालीन रूप से एक मुक्ति वाहिनी पर इनको ट्रेनिंग दी गई थी, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर इंदिरा ने के समय में, अगस्त में के समय स्वर्ण सिंह विदेश मंत्री थे। हमारे जो स्वर्ण सिंह थे वो उस समय विदेश मंत्री थे। स्वर्ण सिंह से इंदिरा ने बोला कि वो यूएसएसआर गए और वहां पर जाके भारत के राजदूत जो डीपी धर थे, एक बात और मैं बताता हूं आपको, डीपी धर साहब, डीपी धर के विषय में मैं आपको 1 मिनट बता देता हूं कि इंदिरा गांधी को जब भी कभी जरूरत पड़ती थी तो सबसे पहला नाम मेनन साहब का आता था और दूसरा नाम डीपी धर का आता था। ये वही डीपी धर है, और बाकी हमारे मानिक शाह। और ये एक ऐसे नेता थे, मतलब ये एक ऐसे नौकरशाह थे जिस पर इंदिरा संपूर्ण रूप से भरोसा करती थी। और यूएसएसआर के लिए उस समय हमारे यहाँ डीपी धर साहब वहां राजदूत के रूप में मौजूद थे। स्वर्ण सिंह, तुरंत ही इंदिरा ने, देखिए इंदिरा गांधी का कितना उस समय सेंस तेज था हमारे राष्ट्रीय और इंटरनेशनल लेवल पर, कि हमें यह पता है कि चाइना हमारे विरोध में खड़ा है। चाइना इतना विरोध में था कि चाइना ये नहीं चाहता था कि भारत किसी भी स्तर से पाकिस्तान से हारे। पाक से वो नहीं हार सकता था। और पाक के 2 भाग थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो पूर्वी पाकिस्तान पे हावी हो रहा था। इधर मेघालय, जो त्रिपुरा राज्य है हमारा, मेघालय त्रिपुरा जगह है, त्रिपुरा मेघालय में, मेघालय के रास्ते ये लोग त्रिपुरा आ रहे थे। अब हमारा देश इस समय नया नया खड़ा हुआ था,
तो हमारे देश में आपा ये खाने की व्यवस्था और उनका ये सब चीजें करना ये बहुत कठिन था। इंदिरा गांधी ने तुरंत ही एक नया इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक पॉइंट रखा और उन्होंने तुरंत ही स्वर्ण सिंह जो हमारे विदेश मंत्री थे उनको तुरंत बुलाया और डीपी धर को तुरंत फोन करा। और डीपी धर को फोन करते ही उन्होंने बोला कि डीपी धर आप तुरंत ही यूएसएसआर से मीटिंग कराइए जो आज का आपका रशिया है। तो स्वर्ण सिंह को तैयार किया गया और स्वर्ण सिंह से बोला आप तुरंत ही निकलिए यूएसएसआर के लिए। और उस समय डीपी धर ने यूएसएसआर से कहा कि दीर्घकालिक संधि कर ली जाए। ये बात रामचंद्र गुहा की किताब में मिलती है आपको। रामचंद्र गुहा ने इस बात की बात कही है, लेकिन यूएसएसआर की तरफ से भी चीन ने भी यूएसएसआर से बात नहीं कर रहा था क्योंकि चीन भी यूएसएसआर से खफा था। 1969 के बीच में होते यूएसएसआर, आपको ये भी बता दूं 1969 में दो बहुत बड़े युद्ध हो जाते यूएसएसआर का और चीन का, क्योंकि चीन साम्राज्यवादी राज्य देश है, वो अपनी राज्यों की सीमा बढ़ाना ही चाहता है। तो इसके साथ साथ 1969 में जब ये युद्ध होते होते बचा तो चीन से बातचीत के लिए पाकिस्तान ने मंच तैयार कर लिया था। अमेरिका ने पाकिस्तान जो था, अमेरिका और चीन के साथ बातचीत का मंच पाकिस्तान ने तैयार करा था और चीन अमेरिका के पाकिस्तान के साथ मिलकर एशिया को संभालना मुश्किल हो जाता अगर ऐसा स्थिति बन जाती कि अमेरिका माफ कीजिएगा, अमेरिका के साथ अगर अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते तो एशिया पर सबसे ज्यादा बड़ा खतरा मंडराता अन्य देशों के लिए। यूएसएसआर ये नहीं चाहता था। यूएसएसआर चाहता था कि अगर ये स्थिति बनती है तो भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी। तो इंदिरा जी ने तुरंत ही भाप लिया था कि अगर ये दो देश, ये तीन देश जो नया देश बन रहा है पाकिस्तान है, अगर ये साथ में आ गया तो कैसे आगे काम बढ़ा जाएगा। तो उन्होंने तुरंत ही अपने सबसे पुराने सिपह सलाहकार डीपी धर को, जो वहां पर यूएसएसआर में मौजूद थे, वहां के राजदूत थे, और यहाँ स्वर्ण सिंह, तुरंत दोनों को डीपी धर को फोन मिलाया और डीपी धर से ये बात रामचंद्र गुहा ने लिखी है। डीपी धर को बोला है इमीडिएट इफेक्ट से डीपी धर अपने स्तर से किसी भी मामले को सुलझाइए और मुझे यूएसएसआर से समझौता चाहिए, दीर्घकालिक संधि चाहिए, क्योंकि भारत की मदद अब केवल एक ही देश कर सकता था, यूएसएसआर। और उस समय डीपी धर एक सबसे बढ़िया हमारे देश के अधिकारी हुए। उन्होंने तुरंत ही यूएसएसआर को साथ बातचीत करी और यूएसएसआर के राष्ट्रपति ब्रिज के साथ संधि में एक बात लिखी, अगर किसी देश के साथ युद्ध होगा तो उस देश के साथ मिलकर बातचीत करेगा, यदि इसके बाद भी चीन यूएसएसआर के प्रवक्ता के रूप में नहीं लड़ सकता था। अब बहुत ज्यादा हाथ मजबूत हो गए थे। वियतनाम से जब चीन की, एक्चुअली वियतनाम जो एक आप देखते हैं देश है वियतनाम के साथ चीन के अभी हाथ जल्दी ही जले थे, क्योंकि चीन ने उसके साथ युद्ध किया था और चीन के पास ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो जल्दी कुछ करे, क्योंकि वो अमेरिका का आना और चीन का आना, क्योंकि अमेरिका अगर आएगा तो चीन साथ में आएगा, दोनों की शक्तियां अगर मिल जाती पाक के साथ तो पाक सर्व शक्तिशाली हो जाता। लेकिन यहां इंदिरा गांधी ये नहीं चाहती थी। इंदिरा चाहती थी कि हमें कई राष्ट्रों का सम्मेलन था यूएसएसआर, कई राष्ट्रों से मिलकर बना था यूएसएसआर, और इंदिरा जानती थी अगर यूएसएसआर हमारे साथ आ गया तो अमेरिका को दबाना, अगर अमेरिका दब जाएगा तो चीन उठ नहीं सकता, क्योंकि चीन के हाथ तो अभी वियतनाम के साथ जले हुए थे हाल में ही। इसके तुरंत ही बाद इंदिरा गांधी ने मानिक शाह को बुलाया और इस युद्ध की स्थिति का जायजा लिया। आप देखिए, मैं आपको 4 नाम बता रहा हूं। अब आए मानिक शाह साहब आए, मैंने ये बात आपको इसीलिए बताई। ये अब चौथा नाम मैं अभी आपको हाल में ही डिस्क्लोज करूंगा। एक बहुत बढ़िया हमारे देश की एयरफोर्स के लिए जो पूर्वी कमान संभालने की स्थिति थी, पूर्वी कमान को संभालने के लिए एक नाम अभी मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा जल्द ही, लेकिन अभी तक 3 नाम थे, मेनन साहब, डीपी धर साहब और मानिक शाह। तो तुरंत ही इंदिरा गांधी ने मानिक शाह को बुलाया और इस युद्ध की स्थिति का जायजा लेने के लिए मानिक शाह के युद्ध की से पूछा कि अभी युद्ध किस समय किया जा सकता है। उन्होंने कहा, मैडम सही टाइम आने पर हम युद्ध कर सकते हैं, इस समय मानसून युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं है। बांग्लादेश की जमीन दलदली हो जाती है। मैं आपको ये बता दूं, जब हमारे यहाँ थोड़ा सा ये ठंड के आसपास का मौसम होता है तो यहाँ पर युद्ध की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बचती, क्योंकि चाइना इधर नहीं आ सकता ठंड की वजह से, और सेनाएं मूव नहीं कर पाएंगी। सर्दी में चाहकर भी चीन अपनी सेनाएं नहीं भेज पाएगा, क्योंकि हिमालय बर्फ से ढक जाएगा
और अगर चाइना अपनी सेना नहीं भेज पाएगा तो हम पाकिस्तान पर कब्जा कर सकते हैं और पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान को बचाया जा सकता है। तो इसके तुरंत ही बाद पश्चिमी पाकिस्तान के आसपास का इलाका, जो भी इस्लामाबाद के पास कश्मीर के इलाके के जो युद्ध नहीं कर पाएगा, जो कश्मीर का इलाका है, आपको मैं बताऊं, आप अगर मैप को ध्यान में रख रहे हो तो कश्मीर का जो इलाका है और इस्लामाबाद के पास का इलाका है, ये एक्चुअली क्या है, कश्मीर से इस्लामाबाद पहुंचने की दूरी, जो कॉरिडोर बनता है, वो उनकी सेनाएं, चीन की सेनाएं जल्दी पहुंच सकती थी, क्योंकि 1965 में यहीं पर हमारे साथ पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। 1965 का युद्ध, जो आपको कश्मीर और इस्लामाबाद के बीच का जो कॉरिडोर आपको दिख रहा है, यहीं पर हमारा युद्ध 1965 का हुआ था। तो हमें पहले से ही पता था, इंदिरा गांधी मन बना चुकी थी कि अब युद्ध तो किया ही जाएगा, अब युद्ध छिड़ेगा, लेकिन इसके पहले हम पूरी रणनीति बना लें, क्योंकि हमारे पास भी अब ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि वहां के जितने बांग्लादेशी जो माइग्रेट करके पाकिस्तान से, पूर्वी पाकिस्तान से हमारे देश में आ रहे थे, तो हमारे देश में भी खाने का या उत्पादकता का जो स्तर था वो गिरता जा रहा था, हमें इंटरनल भी संभालना था। लेकिन इंदिरा गांधी ने तुरंत ही 4 दिसंबर को इंदिरा गांधी ने तुरंत ही मानिक शाह को बुलाया और मानिक शाह से बोला, मानिक शाह, इस समय युद्ध की क्या स्थिति? मानिक शाह ने कहा, मैडम 4 दिसंबर को हम सुबह सुबह तुरंत ही फ्लाइट मारेंगे, तुरंत ही फ्लैग मार्च मारेंगे और तुरंत ही हम युद्ध के लिए सुबह ही 4 बजे हम युद्ध कर देंगे। लेकिन कहते नहीं है, जल्दबाजी कभी कभी किसी को खतरा और खतराए जान लेके आती है। हम 4 दिसंबर को युद्ध करने के लिए थे, लेकिन हम पहले युद्ध करेंगे, ये दुनिया की नजर में आ जाएगा कि हमने सबसे पहले युद्ध किया। तो इसके लिए हमें क्या करना था? हमने शांति से, कुछ भी नहीं, हम 4 दिसंबर की तैयारी अपनी मॉर्निंग की कर ही रहे थे, तब तक शाम को पाकिस्तान के याया खान ने जल्दबाजी में एक गलती कर दी। ये गलती पाकिस्तान को पूरी, उस आज तक ये गलती पाकिस्तान की, अगर नजर में, मैं पाकिस्तान की नजर की बात करूं तो पाकिस्तान को अपनी पूरी जिंदगी 3 दिसंबर नहीं भूलेगा, क्योंकि इंदिरा गांधी एक गलती की बात, बस एक गलती का मौका ढूंढ रही थी कि सामने वाला एक गलती कर दे, और वो गलती 3 दिसंबर को आई। वो 3 दिसंबर को गलती सामने आ गई। इंदिरा गांधी ने जैसे ही 3 दिसंबर को याया खान ने 3 दिसंबर को जैसे ही हमारे यहाँ गलती कर बैठा और उसने लड़ाकू जहाज भेजे, जैसे ही याया खान ने हमारे यहाँ लड़ाकू जहाज भेजे, हम तुरंत ही इस बात को बस भुनाने के लिए बैठे हुए थे, जैसे कि बस उस तुरंत ही मानिक शाह को बुलाकर और तुरंत युद्ध की ऐलान कर दिया। इंदिरा गांधी ने मानिक शाह को बुलाया 3 दिसंबर की रात को और तुरंत ही युद्ध का ऐलान कर दिया। उस समय पूर्वी कमान की, अब मैं चौथा नाम लेने जा रहा हूं आपको, जनरल अरोड़ा। ये नाम बहुत बड़ा है। मानिक शाह के साथ, अगर मानिक शाह हमारे देश के, आपको तो पता ही है, मानिक शाह तो एक ऐसी धरोहर के रूप में रहे हैं हमारे, जब तक वो रहे, और आज भी वो, उनकी एक जो कमाने हैं उनके नाम से हैं। तो जनरल अरोड़ा को हमने रात में, मध्य रात्रि में, लगभग वही सुबह रात में 2 और 3 के बीच में जनरल अरोड़ा को तुरंत ही बुलाया गया। अरोड़ा को तुरंत ही कमान देते हुए पूर्वी कमान मानिक शाह ने तुरंत ऑर्डर दिया, और इंदिरा जी भी उस समय मौजूद थी, उसी कक्ष में मौजूद थी दिल्ली के, जिस कक्ष में इस ब्लूप्रिंट को तैयार किया गया था। पाकिस्तान से युद्ध के लिए हम तैयार हो रहे थे। इंदिरा ने मानिक शाह से पूछा, मानिक, तुम्हारे पास कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कमान संभालेगा? मानिक शाह तुरंत खड़े हुए और अपनी छोटी सी छड़ी को घुमाते हुए ये बात बोली थी उन्होंने। ये बात रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब में लिखी है। हल्की सी छड़ी घुमाते हुए बोले कि ये छड़ी मेरे पास बहुत बड़ी है। और उन्होंने जनरल अरोड़ा को तुरंत ही कमांडिंग हेडक्वार्टर बुलाया और जनरल अरोड़ा से बोले कि अरोड़ा साहब, आप तैयार हो जाइए, अब हम सीधे पाकिस्तान की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। अब पाकिस्तान अपनी 3 दिसंबर की गलती कर बैठा था। हम तैयार हो गए थे उस पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए जिसने पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है, उसको सताया। लेकिन ये क्यों शुरू हुआ? इसकी शुरुआत की घटना मैं आपको बताता हूं। 3 दिसंबर से 6 दिसंबर होते होते, आपको बताऊं, 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने गलती करी है और 6 दिसंबर को आते आते हम आपको बताते हैं, ये ऐतिहासिक दिन आ गया। इंदिरा गांधी ने फिर से BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, शाम की 7 बजे की न्यूज पर हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये बांग्लादेश के स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। 3 दिन के अंदर
हमने पाकिस्तान को धूल चटा दी और 93,000 सैनिकों को पाकिस्तान जो हमारे नियंत्रण में आ गए थे। आप बात मानिए, ये एशिया का सबसे बड़ा युद्ध सैनिक को बंधक बनाने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 93,000 सैनिकों को हमने बंधक बना लिया था। 3 दिसंबर के बाद 6 दिसंबर को शाम को 7 बजे BBC लंदन पे जब इंदिरा गांधी ने अपना सूचना दी है, तो उनका एक बड़ा टैगलाइन था। बड़े शांत तरीके से इंदिरा गांधी बोलती थी। मैं इंदिरा गांधी को अगर आप बात करें तो इंदिरा गांधी का फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा रहा है। एक इंदिरा गांधी का ये जो मैं आपको इस समय का पीरियड बता रहा हूं, इंदिरा गांधी फटाफट डिसीजन लेती चली जा रही थी। उनको डिसीजन से कोई मतलब उनके पास पेंडिंग नहीं होता था कोई डिसीजन। वो बताना चाहती थी कि भारत मजबूत है। और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 6 दिसंबर को 93,000 सैनिकों के साथ हमने पाकिस्तान के घुटने टेक दिए। 15,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका हमारे पास था। यहां तक कि कहा जाए कि हम इस्लामाबाद में भी हम खड़े हो चुके थे। हमारे सैनिक, बहादुर जवान सैनिक खड़े हो चुके थे। लेकिन जनरल नियाजी ने अरोड़ा के सामने, वहां के जो एक पाकिस्तान के जो जनरल थे, जनरल नियाजी, मैं आपको बताऊंगा, जनरल नियाजी ने जनरल अरोड़ा के सामने घुटने टेक दिए और जनरल अरोड़ा ने वहां से अपनी फ्लाइंग कमांडिंग ऑफिसर को सूचना देते हुए कहा कि हम इस वक्त पाकिस्तान पर कब्जा कर चुके हैं। लेकिन इसके बीच में ये युद्ध जीता कैसे गया? क्यों यूएसएसआर की हमें जरूरत पड़ी? ये भी एक प्रश्न बहुत बड़ा आता है। यूएसएसआर क्यों आया? हमने क्यों उससे मदद मांगी? क्योंकि 7वां बेड़ा जहाज जो हिंद महासागर में आ चुका था, अमेरिका का ये इतना बड़ा जहाज था जिस पर 7 से 8 प्लेन, फाइटर प्लेन एक साथ लैंड कर सकते थे और एक साथ उतर सकते थे। मतलब कि युद्ध की परिस्थितियों को बदलने के लिए ये बेड़ा जहाज काफी था। हमारे पास इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजीज उस समय नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे पास डिप्लोमेसी थी। हम एक समन्वयकारी नीतियों से चलने वाले देश थे। हमारी यूएसएसआर ने मदद करी और यूएसएसआर ने तुरंत ही उन्होंने बोला ये मात्र कोरी धमकी है और आप तुरंत ही अमेरिका को तुरंत ही ये बात की एक सूचना दी गई कि आप अपनी युद्ध जो भी 7वां बेड़ा जहाज है या जितने भी सैनिक है, आप अपने सैनिक हिंद महासागर से दूर रखिए, क्योंकि इस समय यूएसएसआर भारत की निगरानी में है और उसकी निगरानी करने के लिए यूएसएसआर बाहर खड़ा हुआ है। अगर किसी ने भारत पर हमला किया या किसी भी दृष्टि से कुदृष्टि डाली तो यूएसएसआर इस युद्ध में भारत का साथ निर्विरोध रूप से दे रहा है। वहां पर अमेरिका झुक गया क्योंकि उसको पता था यूएसएसआर से बड़ा नहीं है वो। और इसी के तुरंत ही बाद जब हमारे 93,000 हमारे सैनिकों ने 93,000 सैनिकों को, ये पाकिस्तान के सैनिकों को जब कब्जा कर लिया, इनको घुटने टेक दिए, तो ये एक बात कही गई कि ये एकमात्र कोरी धमकी है। उन्होंने अपनी जनता को अखबारों में ये बताने की कोशिश करी कि ये कोई डरने की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये मात्र एक कोरी धमकी थी। शेख मुजीब को युद्ध के 10 से 15 दिन के बाद पाकिस्तान से छोड़ा गया क्योंकि पाकिस्तान ने उनको कब्जा कर लिया था। उनको पाकिस्तान ने कब्जा करके 10 से 15 दिन के बाद, क्योंकि ये इस युद्ध के 10 से युद्ध शुरू होने के जैसे 3 दिसंबर को जब इन्होंने किया था, उसके 1-2 दिन पहले 1 तारीख या 2 तारीख को शेख मुजीबुर रहमान को इन्होंने अंडरग्राउंड कर दिया था और भारत शेख मुजीबुर रहमान को सुरक्षित रखना चाहता था। ये भी उस पर भारत पर ही दबाव था। लेकिन खैर, नियाजी के घुटने टेकते ही 10 से 15 दिन के अंदर भारत ने एक बैठक बुलाई और बैठक में शेख मुजीबुर रहमान को 10 से 15 दिन बाद मौका मिला, उनको छोड़ा गया और उसके बाद इंदिरा गांधी से वो मिले। इसके बाद इंदिरा जी ढाका भी गई, इंदिरा जी ढाका गई और शेख मुजीबुर रहमान से दूसरी मुलाकात की संधि भी हुई। ये आपको बताऊं, मुजीबुरवाद का सिद्धांत दिया गया पूर्वी पाकिस्तान में, मुजीबुरवाद का सिद्धांत दिया गया और बांग्लादेश का ही शासन चलेगा। यहां से उसका नाम बदल के बांग्लादेश रहा। राष्ट्र और कई बातें करी गई, उसमें कई इंदिरा जी ने कई बातें भी कही। इंदिरा जी ने कई शर्तें रखी। पहली बात तो मुजीबुर का सिद्धांत चलेगा और बांग्लादेश का शासन ही चलेगा, बांग्लादेश पर राष्ट्रवाद चलेगा और हिंदू को अधिकार मिलेगा।
इंदिरा जी ने बांग्लादेश में कहा कि आप नए राष्ट्र बनने जा रहे हैं, हिंदू को भी अधिकार मिलेगा, लोकतंत्र स्थापित होगा और सोशलिज्म के साथ ये देश चलाया जाएगा। इन शर्तों के साथ मुजीबुर रहमान की सरकार बनाई गई। 1972 जून के महीने में जुल्फिकार, जो कि पाकिस्तान के जनरल कमांडर थे, जुल्फिकार साहब, सॉरी जुल्फिकार साहब, जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जिनको शासन संभालने की जिम्मेदारी जिनके कमांडर ने दी थी, उनको बुलाया गया और शिमला समझौता किया गया। यही शिमला समझौता ही हमारा कहलाता है, जून 1972 में किया गया और इसके साथ ही बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बन गया। लेकिन इस आजाद मुल्क के बनने के साथ ही इसकी पृष्ठभूमि, समझौते की पृष्ठभूमि लंदन में लिखी गई थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समझौते को 1972 जून में जो था, जून का जो महीना था 1972 में, ये इसमें पृष्ठभूमि लिखी गई इनके देश की। लेकिन ये शिमला समझौता हुआ और शिमला समझौता का जो भी ड्राफ्टिंग थी वो लंदन में करी गई। इंदिरा गांधी के सलाहकार थे। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पहला नाम आपको बताया, पहला नाम जो आपको मैं बताना चाह रहा था वो थे आपके सबसे पहले, एक बात मैं आपसे कहूंगा कि इंदिरा गांधी के सबसे पहले डीपी धर, डीपी धर के बाद मानिक शाह, डीपी धर के साथ साथ मानिक शाह और फिर जनरल अरोड़ा, जनरल अरोड़ा, और जनरल अरोड़ा के साथ में ही मैं आपको बताऊंगा ये एक ऐसा नाम आ रहा है जो कि जनरल अरोड़ा, और चौथा नाम था डीपी हक्सन, हक्सन साहब, हक्सन साहब। ये हक्सन साहब, आपको मैं बताऊं इनके विषय में, अगर मैं आपको एक बात कहूं कि पीएन हक्सन, सॉरी पीएन हक्सन, पीएन हक्सन, ये चार नाम जो थे इंदिरा गांधी, ये इंदिरा गांधी के एक ऐसे सिपह सालार थे जिसे इंदिरा गांधी की सरकार की कुर्सी के चार पहिए कहे जाते थे या चार पावे कहे जा सकते थे। ये सरकार के बहुत खास थे। पीएन हक्सन साहब ने इन दोनों को नियुक्त किया और इसके बाद ही भारत में इस बात की घोषणा कर दी गई कि अब ये सब ओके हो गया है। लंदन में जब इंदिरा लिखी जा चुकी थी उस समय पीएम जो हक्सर साहब थे, इन्होंने दोनों लोगों को नियुक्त किया, सज्जाद जहीर को। पीएन हक्सन ने ही, जब ये समझौता, शिमला समझौता हुआ था, तो सज्जाद जहीर और पाकिस्तान अखबार के संपादक मजहर खान, पाक संवाददाता मजहर खान, ये मजहर खान थे। इन्होंने इनको खान को बंटवारे से पहले की दोस्त भी थे ये दोनों। आपको मैं बताऊं, पीएन हक्सन और सज्जाद जहीर खान, ये भारत, सज्जाद जहीर खान जो थे वो भारत के लेफ्टिस्ट व्यक्ति थे, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो लिखा पढ़ी करी गई थी लंदन में, पृष्ठभूमि तैयार करती सज्जाद जहीर भाकर, तो भारत आजाद होने से पहले मजहर खान और सज्जाद जहीर आपस में एक दोस्त भी हुआ करते थे, लेकिन फिर भारत आजाद हो गया तो सज्जाद जहीर एक लेफ्ट व्यक्ति बने और मजहर खान पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हुए। अच्छे जर्नलिस्ट थे ये। इनको इनमें मिलकर इन्होंने दोनों ने मसौदा तैयार किया और पाकिस्तान के सैनिकों को छोड़ने की बात भी कही गई और जमीन छोड़ने की बात भी कही गई, लेकिन एलओसी पर शांति बनाए रखना और कश्मीर पर किसी भी और देश की सहायता नहीं ली जाएगी। ये तीन बातें हमारे यहाँ, हमारे उनके पृष्ठभूमि पर लिखी गई। पहला तो हम पाक के सैनिक छोड़ रहे हैं और दूसरा पाक सैनिकों को हमने छोड़ना था और इसके तुरंत ही बाद ही हमने एक बात और लिखी। तीन बातों पर इनके हुआ था, कश्मीर पर किसी भी, कश्मीर मुद्दे पर किसी भी देश की, कश्मीर मुद्दे पर किसी भी देश की सहायता नहीं ली जाएगी। और तीसरा था एलओसी पर, आप लाइन ऑफ कंट्रोल पर आप पूरी तरीके से शांति बनाए रखेंगे। इस तीन शर्तों के साथ ही हम पाकिस्तान की 15,000 किलोमीटर की जमीन, वर्ग किलोमीटर की जमीन और 93,000 सैनिकों को हम रिहा करेंगे। जुल्फिकार भुट्टो ने कहा मैडम कुछ कर दीजिए, क्योंकि एक्चुअली पाकिस्तान की बड़ी किरकिरी हो गई थी
जुल्फिकार भुट्टो की इतनी किरकिरी हो चुकी थी कि जुल्फिकार भुट्टो को बहुत ज्यादा अपने आप में अपनी जनता के प्रति इतना अविश्वास हो चुका था कि आप एक भारत से, जबकि देखिए भारत कभी भी किसी की राष्ट्र नीति भारत की ऐसी रही है कि किसी की भौगोलिक स्थिति को वो कब्जा नहीं करना चाहता। लेकिन अब जब किसी के 93,000 सैनिक और 15,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन जब कोई देश युद्ध में जीत लेता है, तो या तो वो जमीन वापस करेगा या नहीं करेगा, ये उस पर निर्भर भी होता है और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बात को निर्भर करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए डिप्लोमेसी की तरीके से। लेकिन भारत ने एक दरियादिली दिखाते हुए ये बात स्वीकार करी। लेकिन इस बात के पहले उन्होंने, जुल्फिकार भुट्टो ने, ऐसा कहा गया है, कई राइटर लिखते हैं कि जुल्फिकार भुट्टो ने इस बात को माफी भी मांगी है कि मैडम कुछ कर दीजिए, वरना मैं अपने देश में वापस में किस बात को लेकर मुंह दिखाएंगे हम, क्योंकि भारत ने ये बड़ा शानदार तरीके से जीता था 3 दिन के अंदर। पाकिस्तान की हेकड़ी ये थी कि पाकिस्तान ये सोचता था कि अगर मैं चाइना का और इन सारे देशों का समर्थन ले लूंगा, अमेरिका का समर्थन ले लूंगा, तो हम भारत को किसी भी स्तर से हरा सकते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी की डिप्लोमेसी नीति के सामने आज एक राष्ट्र बन के खड़ा हो चुका था। जुल्फिकार भुट्टो ने कहा कि मैडम कुछ कर दीजिए, पाकिस्तान में मुंह दिखाने के काबिल रहूं, ऐसा कुछ कर दीजिए। और वापस जाकर जुल्फिकार वहां पर क्या बोले हैं कि भारत के पास सब था, फिर भी हम सब वापस ले आए। ये जुल्फिकार ने बोला। बांग्लादेश बन चुका था, इंदिरा और आगे बढ़ चुकी थी और अब देश फिर से खुश था। इसी के साथ साथ हम अगले सेगमेंट में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ परिचर्चा में अगली चर्चा के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार।